ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है। उसको हम यूनाइट करके रहेंगे। जो तोड़ने का ये काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम जिस विषय पर बोलने से आप भागते हैं, मैं वहीं से सवाल शुरू करना चाह रही हूँ। क्या वो टाइम आ गया है जो कपिल सिब्बल गांधी परिवार के अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, चुनाव दर चुनाव, क्या अब बात होनी चाहिए इस पर कांग्रेस पार्टी में? क्या कोई इसे, क्योंकि एक बार कोई टॉपिक छेड़े भी तो फिर 10 आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि ये बीजेपी और शाखा की वजह से ऐसे, संघ की वजह से ऐसा बोल रहा है। क्या वो वक्त आ गया? देखिए अंजना जी, ये कांग्रेस पार्टी का इनका खुद का मसला है और इनकी खुद की लड़ाई है, इनकी खुद की पराजय है और पराभव है। उसमें अगर ये मेरे से सुझाव मांगे तो मैं सुझाव दे सकता हूँ। तो सुझाव के तौर पर आपके अनुभव क्या कहेगा? नहीं, मेरा अनुभव तो ये है कि वर्तमान में मुझे महाभारत का एक किस्सा याद, तो बहुत संक्षेप में कहूँगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जब पांडवों का वनवास हो जाता है तो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भगवान कुछ बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, शक्ति संचय कीजिए। शक्ति संचय? तो एक तो इनको शक्ति संचय करना चाहिए, दूसरा इनको ये तय करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का सरवाइव कराना है कि रिवाइव कराना है। दो चीजें अलग अलग हैं। कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल पहले होना चाहिए कि रिवाइवल होना चाहिए। तीसरा, ये हर पार्टी के दौर में आते हैं, ऐसे वक्त कोई आपका नहीं आया, हमारा भी आया, इनका भी आया, लेकिन हमने सीखा है उससे। तीसरा ये है कि डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र जिसको कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, चूंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूं, उनकी मर्जी के खिलाफ ही टिकट बढ़ते थे बीजेपी में। ऐसा आप कर दीजिए कि किसी सोनिया जी की नहीं, वो तो नहीं कर रहे, पर फिर भी जीत रहे हैं। इनके नहीं, आंतरिक लोकतंत्र क्या है वहां पर? तो खुद ही मैंने डिसएग्री नहीं करेंगे। 1 to 10 नरेंद्र मोदी। अंजना जी, मैंने ये कहा है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का वो दौर देखा है कि अटल जी नहीं चाहते थे किसी को, तो भी इनकी पार्टी ने टिकट दे दिया। ऐसा आंतरिक लोकतंत्र आपके अंदर है। मैं तो आपकी पार्टी की बेहबूदी के लिए कह रहा हूँ। आंतरिक लोकतंत्र तो आपके यहाँ भी नहीं है वैसे सर, फिर भी कमाल हो जाता है। मैं आप मत जवाब में देते हैं। इनके यहाँ ऐसा लंबा चौड़ा डायलॉग तैयार कर नहीं, छोड़ो, ये टाइम बहुत लेंगे, फिर बाद में मुझे जवाब देने दीजिए इनके भी आप पर। इनके यहाँ इतना लोकतंत्र है कि आप जो है, कोई भी, हम सब में कोई ये नहीं कह सकता कि नड्डा जी के बाद कौन बनेगा। उनका बेटा हरीश है, मेरे बच्चे की तरह से है, वो मुझको मिलता है शाम को, वो कोई अगला अध्यक्ष नहीं बनेगा। और वो जो डायनेस्टी सक्सेशन है, माफ करना भाई, भगवान को छोड़ करके मुझे सबका बुरा लगता है। भगवान को तो अधिकार। कमेंट ले रही हूँ, फिर आप लोगों से कंक्लूडिंग। पंकज जी, आप ये ठीक है कि नड्डा जी के बाद कौन बनेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन संघ का प्रचारक बनेगा ये तय है। ठीक बात। संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री बनेगा। जी प्रचारक नहीं है भाई, आप थे प्रचारक नहीं थे, एबीपी साहिब वहां। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति बनेगा। तो परिवारवाद से मुक्ति की जब बात होती है तो संघ परिवार का, अटल जी संघ के प्रचारक थे, नरेंद्र भाई मोदी संघ के प्रचारक थे, तो संघ परिवार से बाहर का कोई बन सकता है। संगठन प्रचारक और परिवार को जब एक पार्टी किसी एक फैमिली की बपौती बन जाए, सवाल तो इस बात पर है ना, जब वो उसको अपनी निजी जागीर समझ ले, तो जब कार्यकर्ता जो सड़क पर है उसको प्रेरणा, उसको दिखे ही नहीं कि मेरा कोई भविष्य है कल को, तो कि मैं आगे बढ़ के कहीं पहुंचूंगा, वो कैसे सोचेगा? एक वैचारिक बपौती पर भी तो बात होनी चाहिए। मंजिल हासिल करने के लिए क्या साधन अपनाए जा रहे हैं उस पर भी तो बात होनी चाहिए। बात हो रही है, रोज छल, प्रपंच, साम, दाम, दंड, भेद, समाज का बंटवारा, ये सब अगर सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब साधन है तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस का हाल बहुत खराब है। नहीं, उनकी विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा आपको नहीं पता? नहीं, आप नहीं पता, बताइए। कांग्रेस की विचारधारा आपको नहीं पता? आप लोगों को समझ में आता है कांग्रेस की विचारधारा? सब बता रहे हैं कि सिर्फ वो मोदी पर अटैक करते हैं। क्या उनकी पॉलिसी है, क्या सोचे, वो नहीं समझ में आ रहा है। रोजमर्रा की, जरूर जानते होंगे, रोजमर्रा की राजनीति में किए जाने वाले कामों को और बुनियादी विचारधारा को अगर ये फर्क आप नहीं समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा तो मालूम है ना, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, वो बच्चे समाज बंटवारा, सबका विकास चिल्लाते, यही इशू है। विकास कौन सा विकास? महामारी का कुप्रबंधन,
अर्थव्यवस्था की हालत, जीडीपी बेरोजगारी और विकास, महंगाई, छात्रों किस पे विकास की लाठियां बात बरसा आप कर रहे हैं? सलमान निजामी जी, वैसे आपको पंकज जी के रहते ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि अंत आ रहा है, जल्दी से। नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि एज अ बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंक्लाइंड बहुत हैं एक पार्टी की तरफ। मैं आपके पास एनालिसिस बीजेपी पार्टी के बहुत है बट कांग्रेस की बहुत कम है। और इसके अलावा कश्मीर फाइल्स का मुद्दा आप लोग ने उठाया था, मैं ये जरूर आपकी बात से जल्दी से कि वहां पे मॉडरेट मुस्लिम्स भी मरे थे, जाहिर सी बात है, बट तादाद ज्यादा कश्मीर पंडितों की थी, इसलिए बात कश्मीर पंडितों की ज्यादा हुई। तादाद ज्यादा बट नहीं। मैं ये भी कहूंगी कि नैरेटिव आपका थोड़ा सा गलत हो ऑफिशियल गया। डेटा जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो 250 है, और जो ऑफिशियल डेटा नॉन कश्मीरी पंडित्स का है वो करीबन अभी तक 50,000 से भी ज्यादा है। और मिलिटेंट जवाब है सलमान निजामी जी, और ये पाकिस्तान की सवाल बंदूक से आतंकवाद से जो कश्मीरी मुसलमान मरा है उसकी तादाद 16,000 है। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उमर फयाज भी एक मुसलमान है कश्मीरी, जो इस देश के लिए शहीद एक हुआ। जवाब है जो आप लोग भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों ने सब जुल्म सहते हुए कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन ऐसे कई लोग हुए हमने घाटी में हथियार उठाया, जिन्होंने हथियार उठाए। जो 16,000 मर गए, हथियार उठाया उन्होंने। उन्होंने। चलिए, इसलिए आप सबको नहीं बोल सकते कि हर एक कश्मीरी आतंकवादी। बहस भटक जाएगी। जल्दी से संबित जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए अंजना जी, कंक्लूजन में देखिए जो बहस होती है ना कभी कभी कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में, इतने प्रचंड जीत एक तरफ और एक हार के बाद भी जब कांग्रेस के प्रवक्ता इतने जोर चिल्लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, मगर अंत में सर प्लीज, सर मैं प्लीज बोल लूं, चुनाव हारे हिम्मत नहीं हारे, प्लीज अच्छी बात है सर, ऐसे ही आप भविष्य में भी करते रहें। तो अब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अंजना जी, मगर अंत में मुझे सुकून मिलता है कि ये सुधरे नहीं है या सुधरेंगे भी नहीं। सुधर जाएंगे तो चुनौती हो सकते हैं, नहीं सुधरेंगे और ऐसे ही रहेंगे तो यही कहानी आगे भी चलने वाला है। दूसरी बात मैं बताऊं अंजना जी, ये जो आप परिवारवाद की राजनीति के बारे में बात कर रहे थे ना, परिवारवाद एक प्रचारक बनना क्या होता है कि एक आप सड़क पे निकलो, अपने घर में खाना नहीं खाना, दूसरे घर में खाना खाना, खुद पका के खाना खाना, पोस्टर लगाना, झाड़ू मारना, ये प्रचारक होता है, प्रचार करना विचार का। और परिवारवाद में जब आपके पालने के अंदर उस परिवार का बेटा या बेटी का जन्म होता है और पूरी की पूरी कायनात उस पार्टी की वहां पर लाइन लगा के खड़ी होकर कहती है आ गए हमारे भविष्य के अध्यक्ष, छोटा सा नन्हा सा बालक होता है उसके अंदर, यही हमारा अध्यक्ष होगा, यही प्रधानमंत्री होगा, वो परिवारवाद होता है। ना नड्डा जी जब इतने छोटे थे, ना अमित शाह जी तो धुल जाते हैं, मंत्री बना देते हैं। आप मुझे बता दीजिए नड्डा जी के बाद, आप मुझे बताइए नड्डा जी के बाद कौन, देखिए विचारधारा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सबसे सब आते हैं, धूल के सर्फ लगता है बीजेपी का। अंजना जी, पार्टी का अध्यक्ष समित पात्रा ड्राइविंग सीट है, देश का प्रधानमंत्री ड्राइविंग सीट, शीर्ष पद को आपने बचा के रखा है, लेकिन बाकी सब जगह वो परिवारवाद आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार, इन तीनों को समूल विनाश करना, खत्म करना, इसी के साथ यही हमारा ध्येय है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।